हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास 6 का नेक्स्ट चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आगे आपको क्लास 7th में, क्लास 8th में, दोनों क्लासेस में मिलने वाला है और बेसिक चीज़ों को आपके क्लियर करेगा ये। ओके, तो आज आप अगर इस क्लास में इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं मेज़रमेंट क्या होता है। तो मेज़रमेंट क्या है? एक तरह का सिस्टम है जो कि किसी भी तरह की हाइट को, लेंथ को, वेट को, टाइम को मेज़र करने में यूज़ होता है। ठीक है, हम कोई भी हाइट मेज़र करते हैं या वेट मेज़र करते हैं, लेंथ मेज़र करते हैं, टाइम मेज़र करते हैं, तो वो सब एक सिस्टम के साथ मेज़र करते हैं जिसे हम कहते हैं मेज़रमेंट। ओके, दूसरी डेफिनेशन में हम ये लिख सकते हैं कि मेजरमेंट इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद ए नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि कोई भी अननोन क्वांटिटी का मेजरमेंट हम नोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करके करते हैं। ठीक है, नोन क्वांटिटी जैसे क्या हो गई हमारी, ये वेट है, 2 kg का वेट है। ठीक, ये हमारी नोन क्वांटिटी, यानी हम पहले से जानते हैं कि ये वेट 2 kg का है। ठीक, अब हमें फ्रूट का वेट करना है, हमें पता करना है कि 2 kg फ्रूट हमारी कितनी होंगी। तो हमने यहाँ पे फ्रूट्स को रखा और इससे कंपेयर करना स्टार्ट किया। जैसे ही बैलेंस हमारा ये जो फ्रूट्स हैं हमारे, ये 2 kg वेट के इक्वल आ जाते हैं, बैलेंस में आ जाते हैं, तो ही हम मानते हैं कि ये फ्रूट्स भी हमारे 2 kg के हो गए। तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम एक नोन क्वांटिटी है हमारे पास, पहले से पता है, उससे कंपेयर करके हम दूसरी क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं। ओके, तो ये भी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अननोन क्वांटिटी से नोन क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं। अब मेज़रमेंट को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो 2 थिंग्स होते हैं मेज़रमेंट को हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आपसे बोले हम कि अपनी पेंसिल का मेज़रमेंट बताइए, तो आप बोलोगे 10 सेंटीमीटर मेरी पेंसिल का मेज़रमेंट है। ओके, तो 10 सेंटीमीटर, 2 वर्ड्स, आपने 2 चीज़ें यहाँ पर यूज़ की हैं। एक तो नंबर यूज़ किया और दूसरा इस तरह का सेंटीमीटर यूज़ किया। नंबर क्या है आपका? मैग्नीट्यूड कहलाता है। जो सेंटीमीटर है आपका, ये कहलाती है यूनिट। ओके, तो यानी हम कह सकते हैं जब भी हम कोई मेज़रमेंट को एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पर हम मैग्नीट्यूड और यूनिट की हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो मेज़रमेंट इज इक्वल टू एन इंटू यू। एन को हम मैग्नीट्यूड यानी नंबर कहेंगे, यू को हम यूनिट कहते हैं। ओके, अब ये यूनिट क्या होता है? तो यूनिट इज़ ए स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड अमाउंट यूनिट बताता है। जैसे हम लिख दें 2 kg का वेट है गोल्ड का। ओके, तो आपने पता लगा लिया कि जैसे आपने देखा यूनिट किलोग्राम में है, तुरंत आपके दिमाग में आ गया किलोग्राम यानी बहुत ज़्यादा गोल्ड हो गया। ठीक, लेकिन आपने अगर लिख दिया 2 ग्राम गोल्ड, तो आपने क्या देखा? यूनिट देखा। ग्राम मतलब ये बहुत थोड़ा सा गोल्ड है। ओके, तो इससे आप यूनिट देख के पता लगा सकते हो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कितना अमाउंट है, ज़्यादा है या कम है। ओके, अब हम यूनिट को चूज़ कैसे करते हैं कि कहाँ पे हमें कौन सी यूनिट लगानी है? तो इसके लिए 2 प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, इट शुड बी कन्वीनियंट साइज़। पहले तो हमें साइज़ का पता लगाना है कि कितना डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब जैसे हम एक सिटी से दूसरे सिटी का डिस्टेंस बीच का पता करेंगे तो वो ऑब्वियसली किलोग्राम में ही पता करेंगे। ओके, वहाँ पर हम यूनिट के लिए मीटर या सेंटीमीटर को यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें किसी बुक की लेंथ का पता लगाना है तो वहाँ पर हम सेंटीमीटर या इंच का यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम एक कन्वीनियंट साइज़ पता करते हैं, उसके बाद ही यूनिट को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट बात होती है मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। कोई भी यूनिट हम लेते हैं, मीटर ले, किलोग्राम ले, ग्राम ले, तो वो कैसी होनी चाहिए? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। मीन्स पूरे वर्ल्ड में आपकी वही यूनिट चलनी चाहिए। आप जो केजी वेट, 1 kg का वेट अगर आप यहाँ कर रहे हो तो उतना अमाउंट ही 1 kg का आपका अदर कंट्री, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका, हर जगह होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 मेन प्रॉपर्टी हैं किसी भी यूनिट को चूज़ करने के लिए। ओके, अब सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? तो डिफरेंट कंट्रीज़ में
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम चलते हैं यूनिट के। ये टोटल 3 सिस्टम अवेलेबल हैं इंटरनेशनल लेवल पे। फर्स्ट है सीजीएस सिस्टम, सेकंड है एफपीएस सिस्टम, थर्ड है एमकेएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम मतलब लेंथ के लिए सेंटीमीटर का यूज़ किया जाता है, मास के लिए ग्राम का यूज़ किया जाता है, टाइम के लिए सेकंड का यूज़ करते हैं। इट मीन्स CGS सीजीएस सिस्टम हो गया। अब दूसरा है एफपीएस सिस्टम। तो एफ मतलब लेंथ के लिए फुट का यूज़ करते हैं, मास के लिए पाउंड का यूज़ करते हैं, टाइम के लिए सेकंड का यूज़ करते हैं। तो एफपीएस सिस्टम 2 सिस्टम हो गए। तीसरा सिस्टम है एमकेएस सिस्टम। एम मतलब लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड। तो ये 3 सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज इनको फॉलो करती हैं और ये सिर्फ 3 टाइप के होते हैं। ओके, अब एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम क्या होता है? एसआई यूनिट एक ऐसी यूनिट है जिसको हम फुल फॉर्म इसका होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट मीन्स हम कह सकते हैं अ सेट ऑफ यूनिट एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड एसआई यूनिट। ठीक है, जो यूनिट पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है उसे हम एसआई यूनिट कहते हैं। इसे ही डोमिनेटेड माना गया है। मीन्स लेंथ के लिए मीटर को हम एसआई यूनिट कहेंगे, मास के लिए किलोग्राम को हम एसआई यूनिट कहेंगे, टाइम के लिए सेकेंड को हम एसआई यूनिट के नाम से जानते हैं। ओके, तो हमें याद रखना है एसआई यूनिट के लिए हम हमेशा एमके सिस्टम का ही यूज़ करते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो ए क्वांटिटी दैट कैन मेजर्ड कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स जो क्वांटिटी हम मेज़र कर सके उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये 2 टाइप की होती है, बेस क्वांटिटी और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। जो बेस क्वांटिटी होती है उसे ही हम फंडामेंटल क्वांटिटी या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो बेसिक क्वांटिटी से ही बनी होती है। मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? जो कभी चेंज नहीं हो सकती है, जिसकी अपनी ओन यूनिट होती है, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिकल करंट या एट्सेट्रा। ठीक, और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है कि किसी के फॉर्मूले से हम बेस यूनिक क्वांटिटी की हेल्प से उसको फॉर्म करते हैं, मतलब निकालते हैं। जैसे हम फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद उसकी यूनिट निकालेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे, उसकी यूनिट निकालेंगे, प्रेशर का फॉर्मूला लिखेंगे, उसकी यूनिट निकाल लेंगे। तो ये जो यूनिट हम निकाली जाती है तो वो बेसिक क्वांटिटी की हेल्प से ही निकाली जाती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। नेक्स्ट, अब बेसिक क्वांटिटी है क्या ये हम देख लेते हैं। तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर ये सब क्या है? बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाते हैं। ठीक है, इनकी यूनिट फिक्स होती है, इसे डिराइव्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है, बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब कन्वेक्शन व्हाइल राइट द एसआई यूनिट। जब भी हम कोई एसआई यूनिट को राइट करते हैं, लिखते हैं, तो इसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या रूल हमको फॉलो करने होते हैं, वो इसमें बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, नेम आफ्टर साइंटिस्ट आर नॉट राइट विद ए स्मॉल लेटर। मीन्स कहने का मतलब है जब भी कोई यूनिट साइंटिस्ट के नेम पर होती है तो हम उसके नेम को जब हम लिखते हैं तो उसको नेम को कैपिटल लेटर में नहीं लिखते, हम स्मॉल लेटर लिखते हैं। मीन्स अगर हम कहें 4 न्यूटन का फोर्स है तो हम न्यूटन जब लिखेंगे तो इसको स्मॉल लेटर से ही लिखेंगे, उसको किसी का नेम जानकर कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे। एम्पेयर, इसको भी स्मॉल लेटर से, वाट है ये भी स्मॉल लेटर से। मीन्स जब भी कभी साइंटिस्ट का नेम आता है यूनिट के नेम पे, उसको हम स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, सिंबल ऑफ द यूनिट नेम ऑफ आफ्टर साइंटिस्ट राइट बाय द कैपिटल लेटर। अब देखो, हमने जब यूनिट का पूरा नाम लिखना है तो उसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे, बट अगर उसी का सिंबल लिख रहे हैं तो हम उसको कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे। मीन्स इसी न्यूटन को अगर हम नेम के फॉर्म में लिख रहे हैं तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, अगर हम सिंबल की फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अगर जैसे हेनरी लिख रहे हैं तो एच से, और एम्पेयर लिख रहे हैं तो ए कैपिटल लेटर, वाट लिख रहे हैं तो कैपिटल डब्ल्यू। ओके, ये चीज़ हमें ध्यान होनी चाहिए। और स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं हमेशा किसी भी
यूनिट के लिए हमेशा हम स्मॉल लेटर ही यूज़ करते हैं। कब? जब साइंटिस्ट के बेस पर यूनिट ना हो, मीन्स साइंटिस्ट के नेम पर यूनिट ना रखी गई हो तब। जैसे कि मीटर है, किलोग्राम है और सेकंड है, तो ये सब हम क्या करते हैं, ये सब हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। मीटर लिखें या किलोग्राम लिखें या फिर सेकंड लिखें, तो भी हम स्मॉल लेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब कभी भी कोई भी यूनिट लिखने के बाद हम कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं लगाते हैं। जैसे कि हमने कॉमा लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, तो ये रॉन्ग है। ओके। अब हम कोई भी सिंबल जब लिखते हैं तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, कभी भी उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि 100 किलोग्राम लिखा, ये सही है, बट अगर 100 किलोग्राम्स लिख दिया, एस लगा दिया, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिसको हमें जानना ज़रूरी है, ये रूल फॉलो करने ही होती हैं कभी भी यूनिट लिखते समय। अब मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। ठीक है। किसी भी लेंथ का हमें मेज़रमेंट करना होता है तो हमें क्या यूनिट लेनी होती है, क्या डिवाइसेस यूज़ करनी होती है, ये सब हम जानेंगे। ठीक है। तो लेंथ का पहले तो हम जान लेते हैं एसआई यूनिट क्या होता है। तो वो होता है मीटर। स्मॉल में लिखेंगे तो स्मॉल एम लिखेंगे। ठीक है। अगर हमें मीटर का एक बड़ा सा डिस्टेंस तय करना है, बड़ा सा डिस्टेंस का मेज़र करना है, मीन्स एक सिटी से दूसरे सिटी करना है, या फिर आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस मेज़र करना है, तो उसके लिए हम किलोमीटर का यूज़ करेंगे, मीन्स बड़ी क्वांटिटी का यूज़ करेंगे। तो बड़ी क्वांटिटी के मेज़रमेंट के लिए हम किलोग्राम यूज़ करते हैं, जो कि 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1000 मीटर। ठीक है। लेकिन अगर हमें इस पेन का मेज़रमेंट करना है, मान लो और भी छोटी यूनिट का मेज़रमेंट करना है, तो उसके लिए हम सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, जो मीटर से भी छोटा होता है। मीन्स 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। लेकिन और भी छोटा हमें अगर पता करना है, कि अगर हम ये पता करें कि ये जो ये मेरा पेन है, इसका ये वाला पोर्शन कितना चौड़ा है, कितना मोटा है, और भी छोटी यूनिट का अगर हम पता लगाना है, मीन्स कहने का मतलब है, तो हम उससे भी छोटी यूनिट लेंगे। मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। ठीक। आप लोग अगर स्केल में देखो गौर से, तो ये है सेंटीमीटर वाला कॉलम। ठीक। और सेंटीमीटर को भी आप 10 बराबर बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दोगे, तो ये होता है मिलीमीटर का। ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। तो लेंथ के लिए हमें बड़ी से बड़ी यूनिट भी है, छोटी से छोटी यूनिट भी होती है। ठीक है। अब लेंथ मेजरमेंट करने के लिए हम एफपीएस सिस्टम का जब यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं। ठीक है। तो एफपीएस सिस्टम में यूनिट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे कि फिट, अगर आपको फिट पता करना है तो फिट क्या है, फिट मतलब यहाँ का एफ है। और एक फिट में 12 इंचेस होते हैं। ये तो स्मॉल क्वांटिटी की बात हो गई। अगर हम बड़ी क्वांटिटी की फिट में बात करें तो उसको हम यार्ड से डिनोट करते हैं, मीन्स YD। और 1 यार्ड इक्वल टू होता है 36 इंचेस, मीन्स 3 फिट। मतलब कह सकते हैं कि 3 फिट इक्वल टू हो सकता है 1 यार्ड, और 1 फिट इक्वल टू होता है 12 इंच। ठीक है। और 1 इंच का अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए, यूनिट सबकी पता होनी चाहिए, उसका मेज़रमेंट। अब डिवाइसेस कौन सी यूज़ होती हैं लेंथ चेक करने में। अगर आपको सिंपल इस पेंसिल का लेंथ लेना है तो आप इजीली ले सकते हो रूलर की हेल्प से। ठीक है। क्योंकि वो सीधा है, आपको रूलर को मोड़ना भी नहीं है, कुछ नहीं करना। लेकिन अगर हम कहें आप कपड़े सिलवाने जाओ तो वहाँ पर वो मेज़रमेंट जब करना है तो रूलर की हेल्प से, तो रूलर तो बेंड होगा नहीं, तो उसके लिए बेंड वाली जो मेज़रमेंट है वो ज़रूरी होती है, मीन्स आसानी से वो मुड़ जाए। तो उसके लिए हम इंच टेप का यूज़ करते हैं कपड़े के लिए, या किसी धागे का डिस्टेंस पता करना है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो हमें आसानी से मोड़ने में आसान हो। ठीक है। तो इस तरह से 2 डिवाइसेस का यूज़ करते हैं लेंथ को चेक करने में, एक तो रूलर और दूसरा हम इंच टेप का यूज़ करते हैं। ओके। अब एक चीज़ और ध्यान रखते हैं, जब भी हम कभी मेज़रमेंट करते हैं, लेंथ पता करनी होती है, तो हमें इसके बिल्कुल सीधे बिल्कुल देखना होता है, तभी हम सही मेज़रमेंट कर सकते हैं। अगर हम इस साइड से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे, तो मेज़रमेंट हमारा गलत हो सकता है।
ओके, अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। मास के मेजरमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसकी जो एसआई यूनिट क्या होती है। तो एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, ठीक। इसके स्मॉलर यूनिट की बात करें तो होती है ग्राम, और अगर हायर यूनिट की बात करें या लार्जेस्ट यूनिट की बात करें तो वो बहुत सारी होती हैं। हम कह सकते हैं इसको हम 1 किलोग्राम में भी कर सकते हैं, 1 क्विंटल में भी नाप सकते हैं, टन में भी नाप सकते हैं, मीट्रिक टन में भी नाप सकते हैं। मीन्स 1 किलोग्राम तो एक स्टैंडर्ड अमाउंट हो गया, एसआई यूनिट हो गई, ठीक है। इससे अगर छोटा देखेंगे तो इतना छोटा सा वेट होता है ग्राम का, ठीक। और बहुत बड़ा अमाउंट देखेंगे तो 1 केजी को अगर हम 100 टाइम्स मल्टीपल करें तो ये आता है हमारा 1 क्विंटल, ठीक। मतलब हम कह सकते हैं 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, ठीक है। तो ये 1 कुंटल का वेट रखा है। अगर हमें और भी बड़ी यूनिट का पता लगाना है, मतलब और भी ज़्यादा वेट करना है, तो उसके लिए हम टन का यूज़ कर लेते हैं। मीन्स 1 टन इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम को हम कितने टाइम मल्टीपल करें, 1000 टाइम मल्टीपल करेंगे तब जाके वो 1 टन वेट के बराबर होगा, ठीक है। तो मास के लिए भी छोटी से छोटी क्वांटिटी भी अवेलेबल है और बड़ी से बड़ी यूनिट भी अवेलेबल है, ठीक है। ग्राम में हम जैसे बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा सोने का नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, वहीं कहीं हम एक एक ट्रक का वेट कर सकते हैं टन और मीट्रिक टन के थ्रू। ओके, तो ये हो गई बात मेजरमेंट ऑफ मास की। अगर हम एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में भी आई होगी कि ये जो वेट है, ये जो वेट रखे हुए हैं, ये किसने बताया कि ये 1 केजी का ही वेट है और ये 1 क्विंटल का ही वेट है, ये 1 ग्राम का ही वेट है और ये 1 टन का ही वेट है। तो इसे हम कहते हैं मैट्रिक सिस्टम। मतलब ये जो एक वेट बनाया गया था, प्लैटिनम का एक एलॉय बार लिया गया था जिसको 1 केजी वेट करके उसको रख दिया गया था, इंटरनेशनल ब्यूरो में रख दिया गया था और बता दिया गया था इंटरनेशनल लेवल पे कि 1 केजी वेट इतना ही होगा, ठीक है। तो वो इंटरनेशनल स्प्रेड हो गया था कि 1 केजी वेट का अमाउंट इतना होता है। बाकी उसके बाद क्विंटल में अगर पता करना है तो क्विंटल में, और अगर टन में पता करना है तो टन का वेट हमने बना लिया, और अगर ग्राम का वेट पता करना है तो 1 ग्राम मतलब कि 1 किलोग्राम में होता है 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। तो उसका 1000वां भाग छोटा कर लिया हमने और ग्राम बना लिया, ठीक है। तो ये हो गया मेजरमेंट ऑफ मास। अब डिवाइसेस कौन कौन से अगर यूज़ करते हैं इसके लिए, तो वेट ही डिवाइस यूज़ करते हैं उसके लिए, ठीक है। अब अगर एफपीएस सिस्टम की बात करें तो पी मतलब पॉन्ड कहते हैं पी एफपीएस सिस्टम में। तो पॉन्ड का मेजरमेंट क्या होता है, तो 1 पॉन्ड को हम डिनोट करते हैं एलबी से। क्यों करते हैं, क्योंकि एक रोमन यूनिट का वर्ड है लिब्रा से निकल के आया है पॉन्ड, ठीक है। तो 1 लिब्रा यानी 1 पॉन्ड का मतलब होता है 453.59 ग्राम। मीन्स हम कह सकते हैं 1 लिब्रा यानी 1 पॉन्ड का मतलब होता है ½ केजी से भी 1 कम वेट, मीन्स आपका 450 ग्राम का वेट, ओके। तो ये हो गई बात एफपीएस सिस्टम की। अब डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ करते हैं, ठीक है। डिवाइसेस जो हम वेट ले रहे हैं, वेट को हम रख के वेट का यूज़ करके डिवाइसेस कौन सी यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी डिवाइसेस हैं। पहले बीम बैलेंस चला करते थे कि इस तरह से आप इधर की तरफ वेट रखोगी और इधर की तरफ जो भी आपकी अननोन क्वांटिटी है वो रखोगी, उसका वेट निकाल लोगे इसलिए, ठीक। ये भी बीम बैलेंस है। अब बहुत टाइम से इलेक्ट्रिकल बैलेंस भी चलने लगे हैं। मीन्स आपको कुछ नहीं करना है, कोई वेट नहीं रखना है, आपको बस उसके अंदर रखना है उसके ऊपर सामान, और यहाँ पे आपका डिजिटल फॉर्म में निकल आएगा 1 केजी का ये वेट है, 5 केजी का वेट है या फिर उससे बड़ा वेट है, ठीक है। और उसी तरह ये इस तरह का जो अमाउंट, ये जो आप देख रहे हो वेट, ये आपका जो गोल्ड है या फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स लैब में आप लोगों ने देखा होगा, इसे हम कहते हैं फिजिकल बैलेंस, ठीक है। इस तरह का जो वेट होता है, वेट बैलेंस होता है, उसमें बहुत कम अमाउंट के लिए आप उसको मेज़र करने के लिए यूज़ करते हो, जैसे कि ग्राम में कोई यूनिट है या मिलीग्राम में कोई यूनिट है, ओके। और उसका भी दूसरा फॉर्म बन गया है अब इलेक्ट्रिकल बैलेंस, जो कि इसका दूसरा फॉर्म है, ठीक है। अब ज़्यादातर आपको गोल्ड की शॉप में या फिर लैब में आपको इस तरह की भी बैलेंस देखने को मिल जाएंगे।
तो ये यूज़ में आने वाली डिवाइसेस हैं मेज़रमेंट करने के लिए। अब आता है टाइम मेज़रमेंट यूनिट। टाइम के मेज़रमेंट के लिए बहुत सारी यूनिट हैं, ठीक, लेकिन एसआई यूनिट की बात करें तो वो कहलाती है सेकंड। सेकंड ही टाइम की एसआई यूनिट कहलाती है। बाकी हम टाइम को तो बहुत चीज़ों से बहुत सारी यूनिट से मेज़र करते हैं। जैसे हमने कह दिया 1 डे, हमने कह दिया 1 आवर, हमने कह दिया मिनट, या फिर हमने कह दिया 1 वीक, या फिर हमने कह दिया 1 मंथ, या हमने कह दिया 1 ईयर, हमने कह दिया 12 ईयर, या फिर 100 सेंचुरी ईयर। तो इस तरह से हम टाइम की मेज़रमेंट के लिए बहुत सारे यूनिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन एसआई यूनिट की बात करें तो वो होती है सेकंड में। और अगर 1 मिनट में बात करें तो 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकंड, और 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट। 1 डे में 24 आवर होते हैं, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक। 7 डेज होता है 1 वीक का, और 31 से 28 डेज़ होते हैं 1 मंथ के, और 12 मंथ का होता है 1 ईयर, ठीक है। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो कि आपको सेकंड में चेंज करना है, सेकंड को मिनट में चेंज करना है, आर को सेकंड में चेंज करना है, या फिर सेकंड को आर में चेंज करना है। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्जन कर सकते हो, ओके। अगर आपको कन्वर्जन का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, हम एक नया वीडियो लेके आएंगे, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ करते हैं मेज़रमेंट, टाइम के मेज़रमेंट के लिए। तो बहुत टाइम पहले जब यूज़ किया करते थे तो इस तरह की कुछ उस टाइम पे ये इस तरह की क्लॉक्स नहीं हुआ करती थी। तो पहले क्या होता था, सैंड क्लॉक होती थी। तो एक साइड पे उसके सैंड फिल होती थी और उसको ऐसे पलट के रख देते थे, तो सारी सैंड गिरने में जितना टाइम लगता था उसको वो 1 मिनट मानते थे, ठीक है। या फिर उनका अपना कोई स्टैंडर्ड अमाउंट टाइम पीरियड होगा वो मान देते, तो इसको कहते थे सैंड क्लॉक। फिर धीरे धीरे डिस्कवरी और भी बढ़ी, इन्वेंशन बढ़े, तो ये क्लॉक्स बन गई और अलार्म क्लॉक बन गई, और आज तो डिजिटल क्लॉक भी बनने लगी है। डिजिटल क्लॉक मतलब आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट आपके टाइम दिख जाएगा कि 9:45 हुआ है, या 9:05 हुआ है, या 9:30 हुआ है, कुछ भी हुआ है, ठीक है। और इस तरह की स्टॉप वॉचेस भी चलती हैं, स्टॉप क्लॉक या स्टॉप वॉचेस भी चलती हैं, जो आप पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। मीन्स आप रन कर रहे हो तो उतनी देर के लिए आपने टाइम सेट कर लिया और स्टॉप क्लॉक लगा दी, ठीक है। तो ये डिवाइसेस टाइम के मेजरमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ टेम्परेचर। पहले तो टेम्परेचर जान लेते हैं सॉरी। तो द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस, कितना वो गर्म है, कूलनेस या फिर कितना वो ठंडा है, इस चीज़ को मेज़रमेंट करने के लिए क्या कहते हैं, उसको टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, 3 यूनिट्स होती हैं, फ़ारेनहाइट, कैल्शियम सॉरी सेल्सियस और केल्विन। तो 3 यूनिट का जनरली यूज़ करते हैं, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। हम सेल्सियस को सेंटीग्रेड भी बोल देते हैं कभी कभी, ओके। तो ये टेम्परेचर को मेज़र करने की यूनिट होती है। अब डिवाइस कौन कौन सी यूज़ होती है मेज़रमेंट करने के लिए, तो थर्मोमीटर, ठीक। किसी भी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर ही ज़रूरी होता है। अब थर्मोमीटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक तो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर मतलब हमारे लिए चेक करने के लिए, मीन्स ह्यूमन बींग्स के लिए होता है कि हमारा अगर फीवर आया है तो कितना है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ये सब चेक करने के लिए होता है, ठीक है। तो और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो, उसमें कॉलम ज़्यादा होते हैं, उसमें मेजरमेंट के लिए स्केलिंग ज़्यादा होती है। वो रूम को टेम्परेचर को चेक करने के लिए, या फिर बॉयल वाटर को चेक करने के लिए, या फिर कोल्ड वाटर को चेक करने के लिए होता है, ठीक है। अब कैसे बने होते हैं थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर कैसे बने होते हैं, ये एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होती है, कंटेन मर्करी, इसके अंदर मर्करी फुल होता है। मतलब ये आपकी ग्लास की बनी हुई एक ट्यूब होती है जिसको कहते हैं हम स्टेम, ठीक। और आगे एक बल्ब होता है जिसके अंदर भरा होता है मरकरी। मरकरी एक मेटल होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे आते ही लिक्विड हो जाता है, मीन्स आपके रूम टेम्परेचर में भी वो लिक्विडफाइड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो बाहर वाली स्टेम है वहाँ पर इस तरह से स्केलिंग दे रखी होती है, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट से स्केल, ठीक है। मीन्स सेल्सियस में भी स्केलिंग दे रखी होती है, फ़ारेनहाइट में भी स्केलिंग दे रखी होती है, ठीक है। जैसे ही आप
यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है किसी टेम्परेचर मतलब हॉट सरफेस पे ये टच होते हैं, वैसे ही इनका जो मरकरी है मेल्ट होके वो राइज़ करता है, और जहाँ तक राइज़ करता है वहीं तक पता लगा लेते हैं हम कि इतना टेम्परेचर का वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें तो वहाँ पर हमारा जो वेट होता है, हमारा जो टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम 40 तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो वहाँ का जो स्केलिंग होता है क्लिनिकल थर्मामीटर का वो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक का ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करें तो यहाँ पर 10 डिग्री से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर स्केलिंग की जाती है। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पर आप 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हो। ठीक है, बट क्लिनिकल थर्मोमीटर में आप इतना ज़्यादा टेम्परेचर मेज़र नहीं कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैसा होता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में स्केलिंग की बात करें तो अगर हमने अभी हमने बात की कि 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक इसकी स्केलिंग होती है। और ये जो थर्मोमीटर है किस लिए यूज़ किया जाता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट को भी चेक कर सकता है, बॉइलिंग पॉइंट को भी चेक कर सकता है, किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेक कर सकता है, और जो ठीक आपके रूम टेम्परेचर को भी सेट कर सकता है या चेक कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अगर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करें तो उसमें स्केलिंग होती है ओनली 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको बॉयल वाटर में रख दें तो ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा, क्योंकि 42 की डिग्री से ज़्यादा अगर टेम्परेचर गया तो इसका जो मरकरी है वो आउट ऑफ बॉक्स हो जाएगा और ये ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक, 35 डिग्री से टेम्परेचर से कम गया मीन्स आपका जो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है, अगर आपने उसको आइस में रख दिया तो क्या होगा, तब भी वो ख़राब हो जाएगा। मीन्स आपको हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं देना है क्लिनिकल थर्मोमीटर को, और बहुत कम टेम्परेचर में भी नहीं रखना है। ठीक है, अब देखो ये जो थर्मोमीटर है ये क्यों बनाए गए, इनकी क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ पर भरा होता है, ये जो हमारा ग्लास का बना हुआ थर्मोमीटर है यहाँ पे भरा होता है मरकरी। हम मुंह में दबाकर उसका मेज़रमेंट लेते हैं, मतलब हमारी बॉडी का क्या टेम्परेचर है वो मेज़र करते हैं। तो कभी कभी बच्चे हैं या बड़े भी हैं तो उनके दांत से अगर ये दब गया या कट गया या टूट गया, ये ब्रेक हो गया, तो मरकरी इसका निकल आएगा बाहर, और वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है और हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसलिए आजकल डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ होने लगे हैं जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मरकरी नहीं है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर को मेज़रमेंट करके ईजिली दे देगा। ओके, तो ये होते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। फिर आती है डिराइव्ड क्वांटिटी। अभी तक हम बात कर रहे थे कौन कौन सी, लेंथ की, किलोमीटर की, मास की और टेम्परेचर की, तो वो सब क्या थी, बेसिक क्वांटिटी थी। अब हम बात करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी की। तो डिराइव्ड क्वांटिटी अभी हमने बताया था कि इनको हम फॉर्मूले से बेस्ड यूनिट, बेसिक यूनिट इनकी लिख कर उसको हम उसकी डिराइव्ड यूनिट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, अब ये होती क्या है, पहले तो डिराइव्ड क्वांटिटी यूनिट ये क्या होती हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, डेंसिटी। अब एरिया क्या, अगर मान लो आपको एक स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो यानी लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ हम कह सकते हैं। इसका अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो इसका लेंथ ही तो लेंगे, ये भी लेंथ ले लिया हमने, ये भी लेंथ ले लिया, तो यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगी, या तो मीटर में हो जाएगी या तो सेंटीमीटर में हो जाएगी, है ना। एम के सिस्टम की बात करें तो मीटर में हो जाएगी, इधर की भी मीटर में होगी। अब हम अगर फॉर्मूले पे पुट करें तो इसको मीटर इंटू मीटर होगा ये। अब 2 बार मीटर हो गया तो इसका मतलब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। ओके, गुड। अब हमें मान लो किसी क्यूब का एरिया फाइंड करना है, तो क्यूब का एरिया फाइंड करना है, उसके लिए फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब तीनों जगह लेंथ में भी मीटर है, ब्रेथ में भी मीटर है और हाइट में भी मीटर है, तो 3 मीटर हो गए हमारे पास। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब।
ठीक है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर हुआ था और क्योंकि यहाँ पर 2m थे, यहाँ पर मीटर क्यूब हो गया है कि 3m है। ठीक है, अगर हम स्पीड का फॉर्मूला निकालें, स्पीड की यूनिट निकालना चाहें तो क्या करेंगे, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो इस तरह से जब यूनिट निकाली जाती है तो उसको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, ये हमेशा बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट है उनकी हेल्प से ही निकाली जाती है। ओके, तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब मेजरमेंट ऑफ एरिया रेगुलर शेप, अगर कोई रेगुलर शेप है आपके पास, मीन्स आपके पास कोई ट्रायंगल शेप की चीज़ है या आपके पास कोई रेक्टेंगल शेप की चीज़ है या फिर स्क्वायर शेप की चीज़ है, तो आप उसका आसानी से एरिया निकाल सकते हो। मीन्स उसका फॉर्मूला रख के आप आसानी से उसकी लेंथ चेक कर सकते हो, ब्रेथ चेक कर सकते हो, हाइट चेक कर सकते हो और उसका एरिया इस तरह से फाइंड कर सकते हो। ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर आपको इरेगुलर शेप का एरिया फाइंड करना है तो क्या करोगे, तो उसके लिए एक रूल होता है। इरेगुलर मतलब कोई पत्ती है, कोई लीफ है आपके पास, उसका एरिया फाइंड करना है, तो उस लीफ में तो ना ही सर्टेन लेंथ होगी, ना ब्रीथ होगी, ना हाइट होगी। तो इसके लिए एरिया फाइंड करने के लिए क्या करोगे, तो इसका एक तरीका ये होता है कि जितने भी इसको आप एक ग्राफ पेपर में रखोगे, उस लीफ को ग्राफ पेपर में ट्रेस कर लोगे, साइड का जो मार्जिन है वो आपने ट्रेस कर लिया। इसके बाद देखोगे ये कितने स्क्वायर कंप्लीटली कवर कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 स्क्वायर ये कंप्लीटली कवर कर रहा है। इसका मतलब हमने लिख दिया फुल कवर्ड स्क्वायर इक्वल टू 7। ठीक है, अब हमें चेक कर लेना है हाफ स्क्वायर कितने कवर कर रहा है, तो ज़रा ध्यान से देखो, हाफ स्क्वायर ये कोई नहीं कवर कर रहा है। ठीक है, हाफ से या तो ज़्यादा है या तो हाफ से कम है। फिर मोर देन हाफ अगर कम्प्लीटली कवर कर रहा है तो क्या है, कितने हो गए, 1 ये भी कम्प्लीटली कवर कर रहा है, मोर देन हाफ 2 3 4 5 6 7 ऐसे स्क्वायर हैं जो मोर देन हाफ कवर हो रहे हैं उस लीफ से, तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्लीव का 7। ठीक, लेस देन हाफ जो है कवर हो रहे हैं, वो बहुत कम कवर हो रहे हैं, उसको आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, बस इन दोनों को ऐड कर दो, बस आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, 7 प्लस आपने 7 कर दिया, आ गया 14 आपका ये एरिया। ठीक है, अगर आपके पास हाफ वाले स्क्वायर्स भी मिले हैं, आपको हाफ एरिया को कवर करते वाले स्क्वायर्स भी मिले हैं, तो उसको यहाँ पर मेज़रमेंट करके, यहाँ पर मेंशन करके उसको हाफ से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आप इरेगुलर शेप का एरिया फाइंड कर सकते हो। ठीक, बेसिकली आप जो फुल कवर स्क्वायर है वो और मोर देन हाफ कवर स्क्वायर है, उन दोनों को सबको प्लस करके एरिया फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ये आपका यहाँ से चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर कुछ भी रह गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपका वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।